हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर से संबंधित 3 वीडियो हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दूंगा, प्लीज आप वहां जाकर उन्हें जरूर देखें। देखिए, आज जो हम इस क्लास में करने वाले हैं उसके लिए हमने कल एक जो क्लास ली थी, उस क्लास में हमने इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं या जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को वहां थोड़ा थोड़ा क्लियर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को आप जरूर एक बार देख कर आए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। उस वीडियो के अंतर्गत हमने इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक कर लिए, यानी कि छोटा मोटा एक ओवरव्यू आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। फिर भी एक बार यहां देखिए आप कि पुष्पी पादप जिन्हें हम आवृतबीजी पौधे भी कहते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन 3 पदों में संपन्न होता है। 3 पद कौन से, जरा देखिए। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन 3 पदों में संपन्न होता है। देखिए एक एक करके। पहला है निषेचन से पूर्व, दूसरा जिसका नाम है निषेचन, और तीसरा निषेचन पश्च। तो इस चैप्टर के अंतर्गत पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रिया को हम 3 पदों में समझेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा निषेचन से पूर्व। इस निषेचन से पूर्व में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं एक बार देखिए। सबसे पहले टॉपिक का नाम होगा युग्मकों का निर्माण, जिसे युग्मक जनन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट दूसरा इसके अंतर्गत जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा युग्मकों का स्थानांतरण, जिसे कहा जाता है परागण क्रिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो आप जब पहला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे निषेचन से पूर्व, उसके अंतर्गत 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला होगा युग्मक जनन, तो दूसरा होगा परागण की क्रिया। तो जब आपको युग्मक जनन करवाया जा रहा होगा, तो चूंकि युग्मक जनन का मतलब क्या है, युग्मकों का निर्माण, तो चूंकि नर युग्मक और मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया ही कहलाती है युग्मक जनन। अब पौधों में नर युग्मक जो बनते हैं वो बनते हैं पुंकेसर के परागकोश में। पुंकेसर के परागकोश में किसके अंदर, पराग कण के अंदर। वैसे ही पौधों में मादा युग्मक जो बनते हैं वो कहां बनते हैं, वो बनते हैं स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर, और बीजांड के अंदर जो संरचना बनती है उस संरचना का नाम होता है भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश के अंदर ही एक होता है मादा युग्मक, और परागकण के अंदर होते हैं 2 नर युग्मक। तो जैसा कि आपको बताया गया, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है युग्मक जनन। तो पौधों में 2 प्रकार के युग्मक आपको पढ़ने को मिलेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। कल की क्लास में आपको एक चीज बताई गई थी कि 11th का जो 3rd नंबर का चैप्टर है जिसका नाम था पादप जगत, उस पादप जगत के अंतर्गत जैसे कि आप टॉपिक पढ़ते हो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्रत्येक पौधे के जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली जिसका नाम होता है बीजाणुद्भिद,
और दूसरी जिसका नाम होता है युग्मकोद्भिद। तो कल आपको बताया गया था कि आवृतबीजी पौधे यानी कि पुष्पी जो पौधे होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो बीजाणुद्भिद कहलाती है। और बीजाणुद्भिद हमेशा होते हैं द्विगुणित डिप्लॉइड, और बीजाणुद्भिद हमेशा करते हैं अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये बनाते हैं बीजाणु। और यही बीजाणु अगर नर में बने हैं तो कहलाते हैं लघु बीजाणु या परागकण, और अगर मादा में बने हैं तो यही बीजाणु कहलाते हैं गुरु बीजाणु। और यही लघु बीजाणु और परागकण के अंदर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, परागकण के अंदर 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है, और उसी तरीके से गुरु बीजाणु से एक संरचना बनती है जिसका नाम है भ्रूण कोश, जिसके अंदर एक मादा युग्मक होता है। तो पौधों में जब बीजाणुद्भिद अवस्था चल रही होती है तब तो अर्धसूत्री विभाजन होके बीजाणु बनते हैं, और जब उनमें चल रही होती है युग्मकोद्भिद अवस्था तो ये समसूत्री विभाजनों के द्वारा युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो जरा देखिए, पौधों में जो यहां पर नर युग्मक बन रहे हैं तो पक्का वो किसने बनाया होगा? नर युग्मकोद्भिद ने। और जो मादा युग्मक बन रहे हैं तो वो किसने बनाया होगा? मादा युग्मकोद्भिद ने। तो जब आप पहला टॉपिक करेंगे निषेचन से पूर्व, तो निषेचन से पूर्व में जब आपका पहला टॉपिक होगा युग्मक जनन यानी कि युग्मकों का निर्माण, तो युग्मक जनन के अंदर अगर आपको युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया पढ़नी है तो प्रक्रिया पढ़ने के लिए टॉपिक का नाम सुनिए। अगर नर युग्मक बनाना है तो आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और टॉपिक का स्टार्टिंग में नाम होगा नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। और नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के अंतर्गत ही हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे, लाइक जैसे कि पुंकेसर है, परागकोश है, लघु बीजाणु धानी है। एक एक करके इन सभी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पुंकेसर, परागकोश, लघु बीजाणुधानी, इन्हीं सभी टॉपिक को एक एक करके अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद और टॉपिक इसमें पढ़ेंगे जैसे कि लघु बीजाणु जिसे परागकण भी कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे इसके अंदर टॉपिक जिसका नाम होगा नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे नर युग्मकों का निर्माण। तो आपके इस पहले टॉपिक के अंतर्गत युग्मक जनन के दौरान अगर आपको नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया पढ़नी है तो उसके अंतर्गत आपको ये बड़ा टॉपिक जिसका नाम है नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास पढ़ना होगा, जिसके अंतर्गत ये सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे। उसी तरीके से अगर आपको मादा वाला पार्ट पढ़ना है तो फिर से मादा वाले पार्ट के अंतर्गत आपको यहां नर हटा दीजिए, तो फिर पढ़ना होगा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। और वैसे ही अब मादा वाले पार्ट में अब आपको पुंकेसर नहीं, परागकोश नहीं और लघु बीजाणुधानी नहीं पढ़ना है। अब यहां पर जो आपको पढ़ना होगा उसका नाम है स्त्रीकेसर। फिर आपको पढ़ना होगा बीजांड की संरचना, बीजांड जिसे गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है, इसकी संरचना पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब बीजांड और गुरु बीजाणुधानी की आप संरचना पढ़ लेंगे, फिर आप पढ़ेंगे कि गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, और फिर गुरु बीजाणु के बाद पुष्पों में भ्रूण कोश का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जब भ्रूण कोश बन जाएगा तो भ्रूण कोश के अंदर ही होता है एक मादा युग्मक। तो अब डिटेल देखिए कि क्या क्या मैंने बताया है। जब आप पढ़ेंगे निषेचन से पूर्व घटनाओं में, तो घटनाओं में सबसे पहला आएगा युग्मक जनन। युग्मक जनन के अंतर्गत पहला टॉपिक आएगा नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। जब पूरा वो हो जाएगा तो दूसरा टॉपिक आएगा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। और जब मादा युग्मक का निर्माण हो जाएगा तब जाके अगला टॉपिक आएगा जिसका नाम है परागण क्रिया। और इस परागण क्रिया के अंतर्गत आपको दो टॉपिक फिर से पढ़ने होंगे। एक का नाम है स्वपरागण और एक का नाम है पर परागण।
ये दो टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे। जब आप स्वयं परागण और परपरागण की प्रक्रिया पढ़ लेंगे तब जाके आप दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है निषेचन। और निषेचन के दौरान तो आप यही पढ़ते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से बनने वाली संरचना जिसे कहा जाता है युग्मनज। तो फिर आप पढ़ेंगे यहां पर कि निषेचन किस प्रकार से होता है। और जब युग्मनज का निर्माण हो जाएगा तब लास्ट में आप निषेचन पक्ष में पढ़ेंगे कि निषेचन पक्ष के अंतर्गत युग्मनज से भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, इसके अलावा भ्रूण पोष का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इस निषेचन पक्ष में आपको दो टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। एक तो हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भ्रूण का निर्माण और दूसरा पढ़ेंगे हम भ्रूण पोष का निर्माण। तो सारे टॉपिक आपके सामने हैं, देख लीजिए। पहला टॉपिक होगा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, जिसके अंतर्गत सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करने होंगे। दूसरा होगा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। फिर टॉपिक पढ़ना होगा युग्मकों के स्थानांतरण स्वयं परागण और परपरागण। फिर पढ़ना होगा निषेचन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि युग्मनज का निर्माण किस प्रकार से होता है। और निषेचन पक्ष के अंतर्गत पढ़ेंगे हम कि युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण पोष का निर्माण किस प्रकार से होता है। सारे टॉपिक आपके सामने। तो आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम बनाना शुरू करेंगे नर युग्मकों का निर्माण। और नर युग्मकों के लिए हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो होगा नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। तो हम पहला टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। इसके अंतर्गत जो हम टॉपिक करेंगे पुंकेसर, परागकोश, लघु बीजाणु धानी की संरचना। फिर उसके बाद करेंगे लघु बीजाणु और परागकण के बारे में, या लघु बीजाणु का दूसरा नाम है परागकण। नेक्स्ट अगला टॉपिक करेंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। और लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है नर युग्मकों का निर्माण। इस तरीके से आपका स्टार्टिंग का टॉपिक खत्म होगा जिसका नाम है नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। तो जरा देखिए, इसमें से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पुंकेसर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्टमेन। चलिए इसके लिए एक पहले हम ड्रॉ बनाते हैं। ये पुष्प की संरचना हम आपको सेकंड नंबर की वीडियो में करवा चुके हैं, पर अभी के लिए देखिए एक बार। ये संरचना जिसे बोलते हैं पुष्पवृंत, ये संरचना जिसका नाम है पुष्पासन। नेक्स्ट जो एक ग्रीन कलर की संरचनाएं होती हैं जिनका नाम है बाह्य दल पुंज, जिसकी प्रत्येक इकाई को बोला जाता है बाह्य दल। नेक्स्ट देखिए कुछ कलरफुल संरचनाएं जिनका नाम होता है दलपुंज, और दलपुंज की प्रत्येक इकाई को कहा जाता है दल। इसके अलावा ये संरचनाएं जिनका नाम है पुमंग, जिसकी सिंगल यूनिट को बोलते हैं पुंकेसर। और लास्ट अंतिम इकाई जिसका नाम है जायांग, जिसकी प्रत्येक इकाई को बोला जाता है स्त्रीकेसर या अंडक। अब जरा देखिए, आप पहला टॉपिक जो कर रहे हैं वो ये है पुंकेसर। अब आपको पता है, जैसे कि हमने सेकंड नंबर की वीडियो में आपको करवाया है कि ये बाह्य दल, दल, पुंकेसर और ये स्त्री केसर जो होते हैं ये कुछ और नहीं, पत्ती के रूपांतरण होते हैं। तो इसका मतलब पुंकेसर भी क्या है, एक पत्ती का रूपांतरण है। और आपको इतना भी बताया है कि पुंकेसर के अंदर ही लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। तो इसलिए
इस पुंकेसर का एक नाम और हुआ, इसे बोला जाएगा लघु बीजाणु पर्ण, माइक्रो स्पोरोफिल। अब देखिए कि पुंकेसर जो होते हैं वो आवृतबीजी या पुष्पी पादपों का नर जननांग है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। 3 भाग, पहला होता है जिसका नाम है पुतंतु, दूसरा जिसका नाम है योजी, और तीसरा जिसका नाम होता है परागकोश। देखिए जरा, पहला नाम पुतंतु, दूसरा योजी, और तीसरा होता है परागकोश। पुतंतु और परागकोश जिसके द्वारा जुड़ते हैं उसका नाम है योजी। अब जरा एक बार इधर भी आइए, देखिए बेटा कि प्रत्येक जाति या कहूं तो विभिन्न प्रकार की जो जातियां होती हैं पौधों की, उनमें पुंकेसरों की संख्या और उनकी लंबाई जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। यानी कि सभी जातियों के पौधे में एक जैसे पुंकेसर ना तो लंबाई के और ना ही संख्या में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि पुंकेसर जो होता है वो जुड़ा हुआ है सतह पर, किसके द्वारा? वो जुड़ा हुआ है पुतंतु के माध्यम से। तो जब पुतंतु का जो समीपस्थ सिरा होता है, तो जब पुष्प से जुड़ता है तो कहां कहां से जुड़ सकता है? तो वो जुड़ता है या तो पुष्पासन से, या फिर जुड़ता है वो दल से, या फिर वो जुड़ता है परिदल से। आपको बताया गया था परिदल, जब बाही दल और दल समान आकार, आकृति और रंग के होते हैं तो उसे कहा जाता है परिदल। तो अभी बता रहे हैं हम आपको कि पुतंतु जुड़ता है पुष्पासन से, या फिर दल से, या फिर परिदल से, या फिर जायांग से। तो अगर पुंकेसर जुड़े हुए हैं दल से तो उन्हें बोला जाता है पुष्प दल लग्न, या सीधा बोल सकते हो दल लग्न पुंकेसर, दल लग्न पुंकेसर। और अगर परिदल से जुड़ा हुआ है तो बोला जाता है परिदल लग्न पुंकेसर, और अगर जायांग से जुड़ा हुआ है तो उसे बोला जाता है पुंजांगी पुंकेसर। तो आप समझे कि अगर पुंकेसर का पुतंतु जुड़ा हुआ है दल से तो कहलाएगा पुंकेसर दल लग्न पुंकेसर, अगर जुड़ा है परिदल से तो कहलाएगा परिदल लग्न पुंकेसर, और अगर जुड़ा है जायांग से तो कहलाएगा पुंजांगी पुंकेसर। अगर आप ये समझ चुके हैं तो नेक्स्ट अगला देखिए कि पुंकेसर का जो पुतंतु जो जुड़ता है, तो आप यहां देख रहे होंगे कि पुतंतु परागकोश से जुड़ता है, तो किसके माध्यम से जुड़ता है? योजी के माध्यम से। जुड़ता योजी के माध्यम से है, लेकिन पुतंतु का परागकोश से जुड़ाव भी जो होता है वो भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न ही पाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए बेटा कि प्रत्येक पुंकेसर का जो परागकोश होता है वो 2 पालियों से बना होता है। यानी कि ये कैसी संरचना है? ये एक द्विपालित संरचना है। परागकोश कितनी पालियों का बना है? 2 पालियों का, इसलिए ये एक प्रकार की द्विपालित संरचना है। तो यहां से एक परिभाषा, ऐसे परागकोश जो 2 पाली युक्त होते हैं ऐसे परागकोश कहलाते हैं द्विकोष्ठी परागकोश। द्विकोष्ठी परागकोश। प्रत्येक कोष्ठ जो होता है फिर से पुनः 2-2 चैम्बर में बटा होता है। प्रत्येक कोष्ठ या प्रत्येक पाली 2-2 चैम्बर में बटी हुई है, तो टोटल चैम्बर हुए 4 चैम्बर। चैम्बर को आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रकोष्ठ, और इन्हीं चैम्बरों को कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। और यही लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर बना लेती हैं परागपुट। लघु बीजाणुधानी जिसे आप बोल सकते हो माइक्रोस्पोरेंजियम, ये इंग्लिश नाम है। उसी तरीके से परागपुट के लिए इंग्लिश नाम है पोलन सैक। तो एक बार फिर से देखिए बेटा, आप टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है पुंकेसर। पुंकेसर को हमने एक नाम और बताया लघु बीजाणु पर्ण। क्यों? क्योंकि पुंकेसर के अंदर बनते हैं लघु बीजाणु, और पुंकेसर पत्ती का ही रूपांतरण होता है, इसलिए इसका नाम लघु बीजाणु पर्ण भी हो गया।
पुंकेसर जो होते हैं वो आवृतबीजी पौधों का नर जननांग कहलाता है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। आप देख सकते हो पुंकेसर का जो पुतंतु होता है वो परागकोश से जिसके द्वारा जुड़ता है वो योजी कहलाता है। योजी जो होता है वो एक स्टेराइल टिश्यू है, स्टेराइल टिश्यू यानी कि एक बंध ऊतक है, और ये पुतंतु परागकोश से जिसके द्वारा जुड़ता है उसका नाम है योजी। फिर बताया था कि प्रत्येक जाति के अलग अलग जो पौधे होते हैं उनमें पुंकेसरों की संख्या और उनकी लंबाई भिन्न भिन्न पाई जाती है। इसके अलावा बताया कि पुंकेसर का जो पुतंतु होता है तो जब पुष्प के आधार से जुड़ता है तो पुष्पासन से, दल से, पैदल से या फिर जायांग से भी जुड़ सकता है। फिर उसके बाद आपको क्या बताया कि परागकोश के अंदर 2 पालियां होती हैं, इसलिए ये एक द्विपालित संरचना है। ऐसे परागकोश जो 2 पाली युक्त होते हैं ऐसे परागकोश कहलाते हैं द्विकोष्ठी परागकोश। हर एक कोश जो होता है वो 2-2 प्रकोष्ठ या 2-2 चैम्बर में बटा होता है, इसलिए टोटल चैम्बर हुए 4, और ये चारों चैम्बर कहलाते हैं लघु बीजाणु धानी, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है परागपुट। आपकी एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा हुआ है कि लघु बीजाणु धानी विकसित होकर बना लेती हैं परागपुट, जिन्हें कहा जाता है पोलन सेल। नेक्स्ट आगे देखिए, अभी आपको बताया गया ऐसे परागकोश जो 2 पाली युक्त संरचना होती हैं उन्हें हम द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। इसके विपरीत एक पाली युक्त परागकोश एक कोष्ठी परागकोश कहलाते हैं। और अगर उसके पास केवल एक कोष्ठ है तो चैम्बर कितने रहेंगे? चैम्बर रहेंगे 2, यानी इनके पास लघु बीजाणुधानी कितनी ही रह जाएंगी? 2। और ऐसे जो पौधे होते हैं वो मालवेसी कुल के पौधे होते हैं। मालवेसी कुल के पौधे जैसे कि भिंडी, जैसे कि गुड़हल। अब परागकोश चाहे द्विकोष्ठी हो चाहे परागकोश एक कोष्ठी हो, जिन्हें बोला गया है लघु बीजाणुधानी। इन्हीं लघु बीजाणुधानी या परागपुट के अंदर लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर या फिर परागकण पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपने सीखा पुंकेसर के अंदर सीखा आपने परागकोश के बारे में। तो देखिए आपका पुंकेसर वाला टॉपिक क्लियर हुआ, फिर उसके बाद आपका टॉपिक क्लियर हुआ परागकोश। फिर उसके बाद जो अब टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना। और उससे पहले अभी कुछ चीजें और पढ़िए आप। अभी लघु बीजाणुधानी की संरचना नहीं है, अभी कुछ और चीजें सुनिए। देखिए ध्यान से सुनना, जब किसी पुष्प का विकास हो रहा होता है और उसमें पुंकेसर का निर्माण हो रहा होता है तो विकास की प्रारंभिक अवस्था में बनने वाला जो पुंकेसर होता है तो उसमें 2 पालियां नहीं, उसमें केवल एक ही पाली होती है। और इस पाली के अंदर अविभेदित कोशिकाओं का अविभेदित कोशिकाओं का एक समांग समूह भरा हुआ होता है। समांग समूह जिसे कहा जाता है बीजाणु जन ऊतक। बीजाणु जन ऊतक जो कि बना होता है हाइपोडर्मिस सेल से मिलकर। आपको पता होगा सेल से मिलकर ऊतक ही बनता है। तो क्या बताया कि जब पुष्प का विकास हो रहा होता है तो जिस टाइम पर पुंकेसर विकसित हो रहा होता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में 2 पाली नहीं, स्टार्टिंग में एक ही पाली होती है। फिर इस पाली के अंदर जो कोशिकाओं का समूह भरा हुआ है उसे कहा गया बीजाणु जन ऊतक। बीजाणु जन ऊतक जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है उसे बोला गया है हाइपोडर्मिस सेल। पर जैसे जैसे पुंकेसर का विकास होता है तो एक पाली से 2 पाली हो जाती हैं, फिर 2 पाली से आपके 2-2 कक्ष बन के 4 चैम्बर यानी कि 4 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से लघु बीजाणुधानियां बनती हैं। अब फिर से देखिए
कि बीजाणुजन ऊतक जो कि बना हुआ है हाइपोडर्मिस सेल से, हाइपोडर्मिस सेल की वो कोशिकाएं, ध्यान सुनना, हाइपोडर्मिस सेल की वो कोशिकाएं, हाइपोडर्मिस सेल की कोशिकाओं को बोला गया है हाइपोडर्मल सेल, या हिंदी में कहे तो अधेय स्तवक कोशिका। तो हाइपोडर्मिस सेल की वो कोशिकाएं जिनको बोला गया है अधेय स्तवक कोशिकाएं, जो कि आकार में बड़ी, जो कि आकार में बड़ी एवं सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती हैं, आकार में बड़ी और सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती हैं, ऐसी हाइपोडर्मल सेल को बोला जाता है प्रेपशु कोशिका। आर्की स्पोरियल सेल। तो क्या क्या चीज आपको बता दी है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में जो बीजाणुजन ऊतक भरा होता है, जो बना होता है हाइपोडर्मिस सेल से मिलकर, उस हाइपोडर्मिस सेल की वो कोशिकाएं जो आकार में बड़ी और सघन जीव द्रव्य युक्त हो चुकी हैं, उनको कहा जाता है प्रपशु कोशिका। अब यही प्रपशु कोशिका आगे चल के किस प्रकार से लघु बीजाणु बनाती है, जरा देखिए। देख रहे बेटा, अब परागकोश में स्थित वो कोशिकाएं जो कि सघन जीव द्रव्य युक्त हैं, जिन्हें बोला गया है प्रेपशु कोशिका। अब यही प्रपशु कोशिका जो है वो विभाजन करती है, जिसका नाम है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से ये दो तरह की कोशिकाएं बनाती है। पहला है प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरा बनाती है प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका। तो प्रत्येक प्रपशु कोशिका दो प्रकार की कोशिका बनाती है, एक है प्राथमिक भित्ति कोशिका, तो दूसरा बनाती है प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका। अब इन दोनों का कार्य देखिए कि प्राथमिक भित्ति जो कोशिका होती है वो लगातार कई बार समसूत्री विभाजनों से बना लेती है पराग कोश की भित्ति। ये लगातार प्राथमिक भित्ति कोश का समसूत्री विभाजन करेगी और बनाएगी परागकोश की भित्ति, यानी कि परागकोश की भित्ति। और ये परागकोश की भित्ति इसलिए बनाई जाती है ताकि जब अंदर पराग कणों या लघु बीजाणु का निर्माण हो तो कहीं अपरिपक्व अवस्था से पहले ये परागकोश की भित्ति फट ना जाए, इसलिए बनती है परागकोश की भित्ति, जो कि बनाती है प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, जो किस विभाजन से, समसूत्री विभाजन से। तो इसका तो हुआ ये कार्य। दूसरा जरा ये देखिए, अब ये क्या करेंगी कि प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिकाएं ही वो कोशिकाएं होती हैं जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं और अर्धसूत्री विभाजन से बना लेती हैं लघु बीजाणु, जिसको परागकण भी कहा जाता है। पर एक चीज और सीखनी है आपको, जा देखिए, देखना बेटा कि प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका अगर सीधा अर्धसूत्री विभाजन करती है तब तो इसको बोला जाएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि बना लेगी लघु बीजाणु या परागकण। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये डायरेक्ट लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य ना करे तो ये एक बार या कई बार विभाजन कर सकती है। कौन सा? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से ये पहले बना सकती है लघु बीजाणु जन कोशिका और फिर ये लघु बीजाणु जन कोशिका अब कार्य कर सकती है किसके रूप में? लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में। और फिर यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका कर सकती है अर्धसूत्री विभाजन और बना सकती है लघु बीजाणु या परागकण।
आपने समझा कि अगर प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका डायरेक्ट अर्धसूत्र विभाजन करती है तो ये कहलाएगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका और ये बना लेगी लघु बीजाणु। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका पहले करे समसूत्र विभाजन और उससे बनाए कई सारी लघु बीजाणु जन कोशिका जो फिर से कार्य कर सकती है किसके रूप में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में, और ये कोशिका अर्धसूत्र विभाजन से बना सकती है लघु बीजाणु या परागकण। अब देखिए आगे कि आप कहां तक पहुंच चुके हो, कि अब आपके ये दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। तो अगला जो टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा लघु बीजाणु धानी की संरचना। अब हम टॉपिक ये करेंगे, तो इस टॉपिक में क्या करेंगे कि परागकोश के परिवर्धन के समय, ध्यान से लाइन सुनना, लघु बीजाणु धानी की संरचना में हम क्या करेंगे कि परागकोश के परिवर्धन के समय कि पुंकेसर या परागकोश जो होता है वो दो स्पष्ट भागों में बटा होता है। पहला भाग जो होता है वो होता है परागकोश की भित्ति, और दूसरा जो भाग होता है उसका नाम है लघु बीजाणु जन कोशिका। लघु बीजाणु जन कोशिका। तो जब आपको हम करवा रहे होंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना तो उसमें हम आपको दो टॉपिक समझाएंगे कि परागकोश की भित्ति किस तरीके से बनती है, नेक्स्ट कितनी लेयर की होती है, और दूसरा लघु बीजाणु जन कोशिका किस प्रकार से लघु बीजाणु का निर्माण करती है। ये स्टार्टिंग करेंगे हम किसमें, लघु बीजाणु धानी की संरचना में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझाया जाएगा। थैंक यू।